नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ माननीय श्री मनोज जानी जी हैं। माननीय श्री मनोज जानी जी ने उत्तराखंड आंदोलन में बहुत ही बेहतरीन काम किया था, बढ़ चढ़ के भाग लिया था उसमें। इसकी वजह से इनको उत्तराखंड में सैनिक शिरोमणि की उपाधि भी मिली थी। हमारे साथ श्री मदन भंडारी जी भी हैं, जो कई वर्षों से लगातार प्रयासरत हैं गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए, गैरसैंण राजधानी बने। आज हमारे साथ सब्जा जी भी हैं। सब्जा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के उत्थान में किस प्रकार से योगदान कर रही है उसके ऊपर निरंतर चर्चा परिचर्चा में भाग लेते रहते हैं। तो माननीय जी मनोज जी, आज उत्तराखंड का 8वें मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, कैसे भी किया गया, जो भी परिस्थितियाँ रही। अब तक उत्तराखंड मात्र 30 सालों के अंदर नवा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से बार बार मुख्यमंत्री बदलने की वजह से उत्तराखंड का विकास समुचित रूप से नहीं हो पा रहा? देखिए, 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इतनी आवश्यकता थी कि तुरंत अभी नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दिया जाता। ये जो मिड टर्म बार बार बदल दिया जाता है मुख्यमंत्री को, ये तमाम सरकारों के द्वारा हुआ है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या गठबंधन की सरकार रही हो, सबके द्वारा ये किया गया है और ये हमारे उत्तराखंड में एक तरीके से दुर्भाग्य है। और मुझे इस बार का दो जो मुख्यमंत्री थे, जैसे हरीश रावत जी, तो हरीश रावत जी जिस समय गए तो उसमें एक बगावत हुई, चार्टर्ड प्लेन संस्कृति आई, बहुत मनी बैक पॉलिटिक्स आई और तब वो सरकार गिरी थी और उसके बाद हाई कोर्ट में जजमेंट आया, फिर रेस्टोर हुई, लेकिन सरकार की जो गति थी उसमें ब्रेक लग गया था। तो कहीं न कहीं क्योंकि सरकार कमजोर होती है तो फिर नौकरशाह इधर उधर भागने लग जाते हैं, कई मंत्री नहीं सुनते, बहुत सारी चीज़ें घटित होने लगती है और जो राजनीति उसके बाद बनती है वो राज्य के लिए नुकसानदायक होती है। इस बार का अगर घटनाक्रम देखें तो ये एक अप्रत्याशित हुआ है। अचानक मुख्यमंत्री को कॉल किया जाता है और तब किया जाता है जब उत्तराखंड में बजट सत्र चल रहा था और बजट सत्र जब विनियोग विधेयक रख दिया गया हो, उसमें आगे चर्चा होनी हो और अचानक विनियोग जो राज्य की जो व्यवस्था है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बीच में बिल्कुल थाम दिया गया और दूसरी तरफ सरकार गिराने का प्रयास जो चला और मुख्यमंत्री को आंदोलन करता बहुत प्रेशराइज कर अंडर प्रेशर उन्होंने रिजाइन किया। बाहर भले ही जो मीडिया में क्या देते हैं, लेकिन ये अंडर प्रेशर हुआ है सारा का सारा काम और ये भी मनी बैक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में ऐसी राजनीति आ रही है जिसमें किसी मुख्यमंत्री को पूरा कार्यकाल नहीं करने दिया जा रहा। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, ये एक तरीके से मैच फिक्सिंग हुई है। एक बैट्समैन जो बैठा हुआ है और बैटिंग कर रहा है बिल्कुल राइट ऑन द पिच, उस समय न कोई नो बॉल है न कोई वाइड बॉल, मैच फिक्स करके उस बैट्समैन को रिटायर्ड हट कर दिया गया। इस तरीके का खेल इस समय हुआ। तो आपको क्या लगता है ये 2022 के जो चुनाव है उसके मद्देनजर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को राय, जैसा आपने कहा ये मनी बैक पॉलिटिक्स है और गुटबाजी है, अलग अलग जाति और धर्मों की जो चलती है उत्तराखंड के अंदर, कुमाऊं और गढ़वाल की जो राजनीति होती है, क्या उसकी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाएगा? नहीं, मुझे लगता है जिस समय हरीश रावत जी की सरकार गिरी थी तो एक चंक भारतीय जनता पार्टी में गया था कांग्रेस का। वो हर समय अस्थिर करने वाली राजनीति खेलता रहता है। उन्होंने नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में भी वो अस्थिरता का खेल खेला था, लेकिन चूंकि नारायण दत्त तिवारी बहुत बड़ा करते और उनकी राजनीतिक समझ बहुत शानदार थी, उन्होंने उनके खेलों को पूरा फलीभूत नहीं होने दिया और अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन वो खेल जब हरीश रावत जी आए तो बहुत आसानी से वो खेल दिया गया। आपको याद होगा जब विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे कांग्रेस के, तो दिल्ली के अंदर हरीश रावत जी और वही गुट के लोग विजय बहुगुणा के खिलाफ माहौल खड़ा किए। लेकिन जब हरीश रावत बने तो विजय बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को बनवाने में भी उनका खेल रहा और बाद में हरीश रावत को हटाने में भी उनका खेल रहा और यही खेल आज फिर दोबारा खेला गया है जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाया गया और वो लोग अभी भी वही सत्ता के
गलियारे में खड़े हैं और ये दलाल किस्म की जो राजनीति है जी। ये उत्तराखंड के लिए घातक है। इस छोटे से चंक को जब तक बाहर नहीं किया जाएगा तब तक उत्तराखंड की राजनीति में एक स्पष्ट स्थिरता नहीं आएगी, ये मेरा मानना है। एक सवाल बार बार मन में उठता है, नारायण दत्त तिवारी जी के जाने के बाद क्या उत्तराखंड कोई ऐसा सक्षम नेतृत्व या नेता नहीं उत्पन्न कर सका जो अगले 10 साल के लिए या 20 साल के लिए, क्योंकि राज्य का जो विजन होता है वो कम से कम 20 साल का 30 साल का होना चाहिए, और उस पाथ पे ले जाने वाला कोई नेता उत्तराखंड के अंदर क्यों नहीं बन पा रहा? नहीं, मुझे लगता है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात किया जाए वो लो प्रोफाइल के नेता तो रहे हैं, लेकिन उनके काम काफी बड़े रहे हैं। जैसे राजधानी के विषय पर जिस तरीके से उन्होंने कमिश्नरों का घोषणा की, और मुझे लगता है कमिश्नरी के बाद उसको जनपद बनाने का, जिला बनाने का भी कार्य आगे बढ़ता, बजट की एलोकेशन होता और कुछ चीजें गतिमान की हैं। जो पहाड़ बिल्कुल सूने पड़ गए थे वहाँ स्टे एट होम जैसे प्रोजेक्ट लाने शुरू कर दिए थे, तो कुछ ना कुछ गतिशीलता जो है उनके कार्यकाल में नजर आ रही थी। अभी हाल ही में महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ नंदीग्राम और घाट के लोगों पे, तो तुरंत मजिस्ट्रियल जांच उसमें बिठा दी। अगर स्मार्ट सिटी का अगर प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, तो आई सी मतलब एवरीवेयर किसी भी सिटी में जाए वो बड़े बेधड़क तरीके से काम चल रहा है और पब्लिक सपोर्ट भी कर रही है। मतलब हम लोग टूटी भी सड़कों पे चल रहे हैं, लेकिन जब पब्लिक इज बेसिकली सपोर्टिंग कि नहीं भविष्य जो है शायद बेहतर होगा, टेक्नोलॉजिकली एक प्रोफिशिएंसी में हम लोग रहेंगे, ये एक परसेप्शन रहा है। पानी के जो जल के जो समस्याएं हैं हमने देखा उसका निराकरण हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ऑल वेदर रोड पे तो बहुत ही शानदार काम उत्तराखंड के अंदर हुआ है, लेकिन उत्तराखंड के जो भीतरी इलाके हैं वहाँ पर भी वो काम होता, ये मांग भी बढ़ी है क्योंकि अपेक्षा बढ़ जाती है जो बाहर से देखते हुए। तो अकेले अगर देहरादून का विकास करेंगे तो उत्तराखंड के बाकी तमाम जनपद हैं उनके लोग बोलेंगे कि भाई वो जो देहरादून में हो रहा है वो यहाँ क्यों नहीं हो रहा, या देहरादून के अंदर शहर में हो रहा होगा तो बाकी तहसील है वो भी ये मांग करेंगे। तो उस तरीके का वातावरण बनने लगा था एंड ये शुड हैव बीन गिवन मौका। नहीं, मैं वो तो जनता तय करती कि 2022 में रिटर्न करें कि नहीं करें, लेकिन उनके टेन्योर को कंप्लीट करके दिया जाना चाहिए था। और ये जो बैठ के बीच में अड़ंगी लगाई जाती है, कोई दौड़ रहा हो और अचानक एक आदमी टांग से गिरा देता है, तो वो उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको दौड़ को नुकसान पहुंचाता, पूरे के पूरे राज्य को नुकसान होता है। इसी संदर्भ में एक्चुअली जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़ा कैंपेन चलाया गया कि जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो उतने बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, या पलायन के ऊपर जो कह रहे थे, उन्होंने पलायन आयोग भी बनाया था इसके पलायन के ऊपर काम करने के लिए, या उत्तराखंड के अंदर जो जॉब की स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति है, पानी की स्थिति है, इसके ऊपर जनता की अपेक्षाएं जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है राजनेताओं और जो नौकरशाह हैं इनके बीच उत्तराखंड के अंदर कुछ कम्युनिकेशन गैप है, या जो नेता लोग प्लान बनाते हैं उनको जो अधिकारी गण उनसे धरातल पे सही सक्षम तरीके से नौकरशाही का तो जहाँ तक आलम जो बेहतर किस्म के क्वालिटेटिव ब्यूरोक्रेट्स जो है वो उत्तराखंड के हिस्से में बहुत कम आए हैं, ये तो देखने को मिला है। शुरुआती दौर में कुछ थे, लेकिन उसके बाद बहुत क्वालिटेटिव लीडरशिप आई हो, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप आई हो, ऐसा नजर नहीं आया। तो ये सामंजस्य की कमी होती है, लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आपने कहा कि बेहतर काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। देखिए, काम करने के लिए उत्तराखंड में बहुत कुछ है। उत्तराखंड में अगर हम रैणी ग्लेशियर की बात करें जो अभी ऋषिगंगा का टूटा है, तो कोई आपदा वाला जैसे मानसून का सीजन नहीं था कि आपदा आई, लेकिन ये आपदा आ रही है। तो उत्तराखंड में आईसी बोर्ड हिमालय जो है उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रैणी गंगा का जो ग्लेशियर है वो यहाँ सड़कों और उसके काम के कारण प्रभावित हो रही है। ये सारे ग्लेशियर्स प्लेटें हैं, ये प्रभावित हो रही है। तो ओवरऑल विजन की अगर डेवलपमेंट की बात करें उसमें बहुत डेप्थ में रिसर्च नहीं हो रही है, ये तो तय है। लेकिन जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाना चाहिए उस में गतिशीलता की अगर बात करें तो वो गतिशीलता त्रिवेंद्र रावत जी
के कार्यकाल में दिखी है, ये अनडाउटेडली है। जहाँ तक रोजगार का विषय है, रोजगार के क्षेत्र में उत्तराखंड में बहुत बड़ी दिक्कत आई हुई है और वो मेरा मानना है कि पूरे भारतवर्ष के आप किसी भी राज्य में चले जाएं, आज की तारीख में रोजगार शून्यतम है। क्यों? क्योंकि भारत की जीडीपी नीचे गिर रही है और भारत की जीडीपी के नीचे गिरने का असर उत्तराखंड में नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता। उत्तराखंड में भी बहुत असर पड़ रहा है और जो राज्य स्वर्गीय प्रकाश पंत जी ने कहा था कि 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा राज्य के ऊपर है, तो जो जिस राज्य का बजट 54,000 करोड़ हो और उसका 50,000 करोड़ रुपया कर्जा हो नागरिकों के ऊपर, वहाँ पर बहुत करने के लिए, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि बैटिंग करने के लिए तो बहुत अच्छी स्विंग्स आ रही हो और स्पिन आ रही हो, तो आपको डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलना पड़ता है। तो बहुत कुछ करने के लिए उस नेतृत्व के पास होगा, ये थोड़ा डाउटफुल मुझे लगता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी तो असमंजस की स्थिति है। अभी तो आज आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम मुख्यमंत्री कौन आएंगे, हो सकता है वही रह जाए। वी डू नॉट नो ये मुख्यमंत्री आने वाला कौन है, इसमें कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है, उसकी विजन क्या होगा, वो अपनी कैबिनेट कैसे बनाएगा। तो अभी हमारी शक्ति इसी में जाने वाली है। तो उससे अच्छा बेहतर ये होता कि निरंतरता रहती, ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता। भंडारी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप काफी समय से गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए आवाज उठाते रहे हैं। माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित भी कर दिया था। आप थोड़ा सा दर्शकों की समझ के लिए बताएंगे कि गैरसैंण को राजधानी बनाने के पश्चात उत्तराखंड के विकास में क्या योगदान होगा उसका, और उत्तराखंड कैसे ज्यादा तेजी से आगे विकास की ओर अग्रसर होगा। देखिए, आज की जो मैं बात करूं, वर्तमान में अगर आप देखते हैं तो जो राजधानी हमारी देहरादून है वो एक कोने में है, और जो आज की डेट में जो हमारा 80% जो हमारा भूभाग है, 80% भूभाग है वो पहाड़ी क्षेत्र है, 20% जो भूभाग है वो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो 20% भूभाग है उसमें 80% जनता जो है आ चुकी है पलायन करके, ठीक है। ये जो कि एक डेमोग्राफिक डिसबैलेंस हमारे प्रदेश का होता जा रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि अब जो 20% जनता है वो 80% भूभाग में रह रही है, ठीक है। जबकि वहाँ पर बहुत सारे संसाधन हमारे जो थे पहले से, जो पौराणिक कालों से हमारे संसाधन थे, वो बर्बाद होते जा रहे हैं। एक तो हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हम एक वेस्टर्न कल्चर में आ रहे हैं, है ना। निश्चित तौर पे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली सरकारों ने भी पहाड़ों में कोई विकास कार्य नहीं किए, जिसके कारण से ये स्थिति आई। तो गैरसैंण राजधानी के बनने से सबसे पहले तो जो पलायन है वो रुकेगा और रिवर्स माइग्रेशन होगा, लोग वापस पहाड़ों की तरफ जाएंगे। और पहाड़ों की तरफ जाने के क्या क्या फायदा होंगे। जो हम रोजगार की बात आज कर रहे हैं, आज हमारा पहाड़ का व्यक्ति जो है रोजगार के लिए प्लेन की तरफ को आता है। हमारी राजधानी अगर वहाँ पहुँच जाती है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर रोजगार के बहुत सारे संसाधन जो है वो पैदा होंगे, ठीक है। और राजधानी एक पर्टिकुलर गैरसैंण की बात तो है नहीं, क्योंकि राजधानी का जो क्षेत्र होगा, जो राजधानी क्षेत्र होगा वो करीब 50 किलोमीटर चारों दिशाओं में होगा, जिसमें हमारे कम से कम 7-8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसके दायरे में आते हैं, ठीक है। मैं इसमें पूछूंगा, अगले जैसे कि आज मुख्यमंत्री जी बदलाव हुआ, बल्कि जो आम नागरिक की अपेक्षा है, वो अगले 10 या 15 सालों के अंदर उत्तराखंड में किस प्रकार से विकास होते हुए देखना चाहेंगे। अभी संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो रोजगार लोगों को चाहिए। दूसरी बात, जो शिक्षा स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो प्रदेश की बिल्कुल चरमराई हुई है। आम पहाड़ की अगर हम बात करूँ तो पहाड़ में आज भी लोग चाहते हैं कि अच्छे स्कूल यहाँ पर हों और अच्छे हॉस्पिटल यहाँ पर हों, क्योंकि वहाँ से उनको रेफर करते हैं। तो वहाँ के हॉस्पिटल जो सरकारी आज की डेट में बने हुए करोड़ों रुपये उन पर खर्च हुआ है, वहाँ पर आवास बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहूँगा, ये हंस फाउंडेशन ने 400 करोड़ रुपए का अस्पताल बनाया सतपुली में, 400 करोड़ का। वहाँ आज की तारीख में उनको डॉक्टर नहीं मिल रहे, यही सबसे बड़ी पहाड़ में जाना ही नहीं चाह रहे। देखिए, हम यही कहना चाह रहे हैं कि राजधानी अगर गैरसैंण में होगी, पहाड़ों में होगी, तो आपका स्वास्थ्य मंत्री भी वहाँ बैठेगा, स्वास्थ्य सचिव भी वहाँ बैठेगा। जब स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिव 5 साल के लिए वहाँ बैठेंगे, लगातार वहाँ बैठेंगे, तो आपके डॉक्टरों को भी पहाड़ चढ़ना होगा, वो चढ़ेंगे। बिकॉज आज वो सबके सब यहाँ पर रहना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर है, उनको मंत्री यहाँ पर है, उनके सचिव यहाँ पर है, उनको सारे काम यहाँ पर होते हैं। अगर पहाड़ में वो लोग बैठेंगे तो वहाँ पर जो है डॉक्टर भी पहाड़ चढ़ेगा,
और ये बीच में भी है, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में बिल्कुल वो एक सेंट्रल प्लेस है और वो गढ़वाल कुमाऊं को पूरे क्षेत्र को कवर करता है। अगर पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इधर से आप देखो रुद्रप्रयाग, चमोली, तो टिहरी भी करीब पड़ता है। तो पूरे क्षेत्रों को जो है गैरसैंण जो राजधानी बनता है, तो उसके बाद पूरे क्षेत्र जो है उसमें उसके अंदर जो है आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात शिक्षा की हम बात करते हैं, सेम प्रॉब्लम यही है। शिक्षा मंत्री भी वहाँ बैठेगा तो शिक्षक जो आज सबके सब देहरादून में मकान बना रहे हैं या प्लेन क्षेत्रों में आना चाह रहे हैं, वहाँ से ट्रांसफर ले रहे हैं, फर्जी मेडिकल लगा के वो छुट्टियों पे यहाँ बैठे हुए हैं, या वो कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में अटैच होना चाहते हैं, वो चीज़ें खत्म होनी स्टार्ट होंगी। आपके शिक्षक भी वहाँ जाएंगे, आपके डॉक्टर भी वहाँ जाएंगे, जो कि आज के डेट में पहाड़ के लोगों की सबसे ज़्यादा जरूरत है। और रोजगार जो है वो होगा। जो कृषि हमारी खत्म होती जा रही है क्योंकि लोगों ने गाँव छोड़ दिए। अगर आप गाँव में जाएंगे आज के डेट में, हम लगातार भ्रमण करते रहते हैं, तो गाँव में एक बूढ़ा एक बूढ़ी, बूढ़े माता पिता वहाँ बचे हुए हैं, किसी के घर पे तो ताले लगे हुए हैं, लोग सब छोड़ छोड़ के किरायों पे रह रहे हैं शहरों में। ठीक है सर, मैं जो भंडारी जी कह रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ाता हुआ जाता हूँ। जो आपने भी कहा था कि उत्तराखंड के ऊपर 50,000 करोड़ रुपए का ऋण है, उत्तराखंड के अंदर जो रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए किस तरीके की सरकार योजना बनाए। जब तक रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा तब तक सरकार भी विकास कार्यों पर किस प्रकार से करेगी। तो इसके बारे में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि किस प्रकार से वो रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ाए ताकि आम जनता को विकास के कार्य का लाभ मिले। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के 3 भागों में हम बांट सकते हैं, वस्तुतः 4 भागों में। एक तो पहाड़ है, एक मैदान है, एक मरुस्थल है और एक है सागर, समुद्र। इन तीनों में अगर हम बात करें तो समुद्र के अंदर अपार खनिज के भंडार मौजूद है। ऐसे ही रेगिस्तान के अंदर मरुभूमि में भी अपार पूरा अरब वर्ल्ड उसी से लाभान्वित हो रहा है। और हिमालय की बात करें तो हिमालय भी रिच इन रिसोर्सेज है, बल्कि हिमालय के साथ एक और एडेड एडवांटेज है कि हिमालय के भूगर्भ में भी अपार खनिज मौजूद है और साथ साथ में उसका जो ऊपरी सतह है उसमें भी अपार रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो जड़ी बूटी के रूप में हो। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो हिमालयाज, हमारे उत्तराखंड के हिमालयाज हैं, वो एक ऑक्सीजन बैंक और वाटर बैंक की तरीके से काम करते हैं। यानी हम ऑक्सीजन भी पैदा कर रहे हैं ताकि ओजोन लेयर प्रोटेक्शन फैक्टर बने, और एक वाटर बैंक जो हमारा है, रिच जो पानी है, बहुत भविष्य की बहुत बड़ी जरूरत है। अन्यथा ये बात कही जाती है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा पानी के लेकर होगा, तो हम वाटर बैंक हैं। और उससे भी बड़ी बात मैं कहूँगा कि हम संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा को पकड़े। संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा की अगर हम बात करें, या अमेरिकी राष्ट्रपतियों के जो डिबेट भी थी, डिबेट कमीशन ऑफ अमेरिका की है, उसको पकड़ लें। संयुक्त राष्ट्र के 75वें अधिवेशन में पुतिन साहब हों, शी जिनपिंग हों, इन सबके भाषणों को पकड़ें। और उसमें एक बात बार बार कही जा रही है कि 2050 तक ग्रीन अर्थ की जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको टैकल किया जाना चाहिए। और उसको टैकल करने के लिए सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जोड़ने की बात इस समय सारी सरकारें करेंगी। चाइना के शी जिनपिंग साहब ने 2030 से कार्बन एमिशन नॉर्म्स को ख़त्म करने के लिए बायोफ्यूल को ख़त्म करने की बात की है। यही बात 2025 से जो अमेरिका के अभी करंट राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो बातें की है, यही बात पुतिन साहब कर रहे हैं और विश्व का मंच इसके लिए तैयार हो गया। लेकिन इसके लिए सबसे मुफीद जगह अगर कोई है वो उत्तराखंड जैसे क्षेत्र हैं जहाँ से इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए सबसे बेहतर काम किया जा सकता है। हमने ऑलरेडी प्रिजर्व कर रहे हैं उसे। हमारे को कैसे परवरिश करें? इसके लिए रिसोर्सेज तो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ला रही है इसके लिए। अभी तक तो हमने सिर्फ कर्जा लिया है। नाउ इज द टाइम टू टेक इट। हम तो कहते हैं कि ये हमने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान सन 1996 में केंद्र सरकार से जब वार्ताएं की थी तब कहा था कि ग्रीन बोनस जो है आपको देना पड़ेगा। आज वो सरकार मिलता है, हालांकि वो सरकारी खर्चे हैं उनमें निकल जाता है, लेकिन वो ग्राम में अचलों को मिलना चाहिए था ताकि वहाँ पर और इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है मजबूत हों। ठीक है, हमारे जितने भी गांव हैं उन गांवों का एवरेज बजट, अगर किसी गांव की बात की जाए तो एवरेज बजट अगर हम 1 करोड़ रुपया भी लगाएं और जो शहरों का बजट अगर हम
एनुअलाइज बजट का अगर खर्चा 10 करोड़ भी लगाए तब भी हमारे 50,000 करोड़ की जरूरत नहीं है। 50,000 करोड़ रुपया अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है और इसका मैक्सिमम पैसा जो जा रहा है, जैसे केंद्र सरकार का भी आपको बजट देखना होगा कि 20% किसके लिए जा रहा है, वो कर्ज ब्याज जो है उसको ऋण मुक्ति के लिए वापस चला जा रहा है। वही हाल उत्तराखंड का भी। तो उत्तराखंड में हमारे को सबसे पहले, और गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान ने ये बात रखी है, अभी हम लोगों ने हाल में इस बजट सत्र में जो प्रोटेस्ट किया था रामलीला मैदान में, उसमें ये बात रखी है कि आप उत्तराखंड के लिए स्मॉल बट इफेक्टिव गवर्नेंस की फिलॉसफी बनाइए। हमें बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक ढांचा नहीं चाहिए, हमें स्मॉल बट इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए। छोटी परंतु लघु हो लेकिन प्रभावी सरकार हो, ये हमारे को करने की आवश्यकता है। तो हमारे को एक तरफ अपना खर्चा कम करना है और दूसरी तरफ अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। हमारे पास धाम है, उसको सही ढंग से रेगुलेट करने की आवश्यकता है। एक रेगुलेटरी बॉडी उसको सही ढंग से रेगुलेट करे ताकि हम इनकम जो है अपने खाते में सही ढंग से ला सके। हमारे यहाँ खनन हो रहा है, खनन में आप देखिए अवैध खनन चल रहा है। 90% अवैध खनन है, 10% वैध खनन है। ये 90% को बढ़ाना है और इसको गवर्नमेंट रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है। अगर ये कर पाते हैं, इसी तरीके से शराब में देखिए, किसी भी शराब वाले से पूछिए आपकी बोतल कितने की है तो वो बताएगा कि हाँ उसमें 5, 10, 20 रुपया वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो ये रेवेन्यू सिस्टम जो सरकार के खाते में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। इस रेवेन्यू सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो अगर ये सारी चीजें की जाए तो उत्तराखंड के बजट को बहुत आराम से संचालित किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी ईमानदारी की, राजनीति के स्तर पर, नौकरशाही के स्तर पर, नीचे पुलिस प्रशासन के स्तर पर और मीडिया के लिए भी आप लोग मीडिया से हैं, ये बात मुझे कहना उचित नहीं होगा, लेकिन 1-2 समाचार पत्रों की जेब में पैसा भर देना, बड़े बड़े ऐड दे देना, ये मूर्खतापूर्ण चीजें नहीं होनी चाहिए। ये शुड बी क्लियर कट पॉलिसी और उसमें एक बैलेंस हो। छोटे समाचार पत्र भी जिए और बड़े समाचार पत्र भी अपना सम्मान बनाए रखें। इस तरीके की व्यवस्थाएं बननी चाहिए। ध्यानी साहब ने बहुत ही बृहद परिपेक्ष में बताया कि इन्होंने पूरे ग्लोब को कंसीडर किया और ग्लोबल वार्मिंग, पानी, स्वच्छ वायु, इन सबको इकोनॉमी में डालने का सुझाव दिया। अक्सर आप बहुत जमीन के लेवल पे घूमे हुए हैं, आपने काफ़ी ट्रेवल भी किया है। आप उत्तराखंड का विकास अगले 10 या 20 या 30 सालों में किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेशन के सोर्स बढ़ाए जाएंगे, इस पर आपकी क्या? देखिए, रेवेन्यू जनरेशन में क्या अलग से हमारा फंड जो है खरीद सुविधाओं का भंडार, और अभी तक शुरू से अभी तक जो सरकारें आई किसी की ऐसे बात को दृष्टि या ऐसा कुछ कभी नहीं दिखा है। ये यहाँ से कुछ संसाधन जुटा हुआ बड़े बड़े डैम बनना, अभी उसका आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा कुछ हुआ। हमारे ये पुराने लोग थे वो पूरे घाट सिस्टम था, हमारे यहाँ घाट चलते थे, छोटी छोटी पंचायतियाँ और एक गांव के लिए वही बिजली इकट्ठे करें। थोड़ा सा छोटे छोटे संसाधनों से हमारे वहाँ भी कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई विजन वाला मुझे दिखा नहीं जो इसमें काम। इसके लिए विजनरी आदमी चाहिए और बिल्कुल पहाड़ी प्रदेश में हमारे हम 4-5 दिन पहले गए थे ऊपर जोशीमठ साइड, अभी भी वहाँ बड़े बड़े जो डैम हैं कहीं मेगावाट के वो बन रहे हैं। पहाड़ को खोखला कर दिया उन्होंने, ऐसा बड़ी योजनाओं से पहाड़ वास्तव में खोखला हो जाएगा। छोटी छोटी योजनाएं सर, जैसा कि आपने बोला जो बड़ा वाला हॉरिजॉन दिखाया था, तो उत्तराखंड का जो विकास है, आपने समुद्र बताया, आपने क्षेत्र बताया, पर्वतीय क्षेत्र बताया, उत्तराखंड का विकास जो समुद्री क्षेत्र है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसकी तरह से तो नहीं था। अगर हम ये अपेक्षा करें कि उत्तराखंड का विकास गुजरात के मॉडल में हो जाएगा, कर्नाटक के मॉडल में, वो नहीं हो। उत्तराखंड के अंदर जैसे ट्रैकिंग हो गया, उत्तराखंड के अंदर जो रेवेन्यू का होगा 27% रेवेन्यू जो है वो टूरिज्म के माध्यम से आता है, उसमें से भी 90% जो है विदेश टूरिज्म है। तो उत्तराखंड को हेल्थ टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप क्यों नहीं कर पा रही है सरकार, या रिलीजियस टूरिज्म डेवलपमेंट? क्योंकि मनुष्य की शारीरिक के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति होना भी निश्चित रूप से बहुत जरूरी है। केवल एक ऋषिकेश वाला क्षेत्र को छोड़ के बाकी उत्तराखंड के अंदर रिलीजियस टूरिज्म की जो अपना 4 धाम यात्रा है उसको छोड़ के बाकी कहीं पे मेडिटेटिव सेंटर्स वगैरह डेवलप करने का काम हो गया, या हेल्थ वेलनेस के लिए
जो टीबी के मरीज हो गए, पोस्ट कैंसर पेशेंट हो गए, या रिटायरमेंट में जो लोग रिटायर हो गए हैं, स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं 60-70 साल के बाद, उनको पहाड़ के अंदर रिमोट क्षेत्रों के अंदर अगर बसाया जाए तो इससे क्या उत्तराखंड की रेवेन्यू में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना दिखती है आप? देखिए मैं बिल्कुल जो सबसे बड़ी खामी है वो है नीतिगत विषय की कि हम उत्तराखंड की यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है उसको भी डेवलप नहीं कर किसी सरकार ने कहा हम ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, किसी ने कहा जड़ी बूटी प्रदेश बनाएंगे, किसी ने पर्यटन, किसी ने तीर्थाटन, और ये घालमेल सा बनता जा रहा है कि एक्चुअल में करना क्या है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, हमारे साथ हमारे बहुत बार जो बना हुआ राज्य है तेलंगाना की जो एनुअल रेवेन्यूज हैं सिर्फ एक चीज़ से, फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से अप्रोक्सीमेटली $40 बिलियन की वो रेवेन्यू क्रिएट करता है। और हमारा मानना है कि हम जड़ी बूटी प्रदेश हैं। अगर आपने ईमानदारी से सिर्फ $1 बिलियन का टर्नओवर, सिर्फ टर्नओवर, मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, टर्नओवर 1 बिलियन टर्नओवर का मतलब है 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ एक इंडस्ट्री को भी अगर मजबूती से स्थापित कर दे उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड का 50,000 करोड़ रुपया का जो कर्ज है वो छुट्टियों में उचित समय में समाप्त हो जाता है। तो ये $1 बिलियन इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने वाली जो सोच और फिलॉसफी है वो नहीं की गई है। हमारे यहाँ हैं बाबा रामदेव अपनी तरफ से करते हैं, यूनानी मेडिसिन तो बिल्कुल आया ही नहीं, वो आमंत्रित होने चाहिए थे, यूनानी मेडिसिन आनी चाहिए थी। पूरा अरब वर्ल्ड में यूनानी मेडिसिन की एक धाक है और उसको सही ढंग से बढ़ाने वाली जो पद्धति है वो है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं बनी हुई। तो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक इंडस्ट्री, जर्मनी पूरी विश्व को पूरा दृष्टि देता है। और आज भी जो इंडस्ट्रीज हैं बाहर कहीं दिल्ली में है, इवन हम लोग जानते भी नहीं है, बद्दी हिमाचल में है, हमारे उत्तराखंड के अंदर नहीं है। तो उत्तराखंड में अगर आप एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हिमालय ड्रग्स की कंपनी, हिमालय ड्रग्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, हिमालयन प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, वो एज ए फूड सप्लीमेंट्स अकेले हिंदुस्तान में नहीं कई यूरोपीय देशों में प्रमोट होते हैं और ये उत्तराखंड में बेस्ड ग्रुप है। तो हम क्या कारण है कि ऐसी कोई इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए अपनी दृष्टि सूत्रपात नहीं कर रहे, वो अपने आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप फ्लोरिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जहाँ पर फोकस एरिया होना चाहिए वहाँ पर नहीं आया। टीरी डैम की बात कर लीजिए आप, टीरी डैम से हमारा रेवेन्यू हमें मिल कितना रहा है, बिल्कुल मिनिस्क्यूल जो है वो हमारे हिस्से आ रहा है, बाकी सारा का सारा सब बढ़ रहा है। और ऐसे ही जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके उत्तराखंड को सीधे सीधे अपनी हिस्सेदारी पर स्ट्रांगली बनना चाहिए कि हमारी हिस्सेदारी पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। ये नीतिगत विषय होना चाहिए कि हमारा रेवेन्यू सिस्टम इन इंडस्ट्रीज से एटलीस्ट 40%, अगर हम ये कर पाए तो हमारे नागरिकों को तो हम मुफ्त बिजली दे सकते हैं। लेकिन मुफ्त बिजली न केवल नागरिकों को दे सकते हैं, बहुत सस्ती बिजली अपने उद्योगों को दे सकते हैं। तो उन उद्योगों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगी तो उनके प्रोडक्ट जो है फाइट करने के लिए मैदान में ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम्स बढ़ेगा। तो हम कर सकते हैं लेकिन कर ही नहीं जा रही। ये विषय है, बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। आपको दे सकते हैं। हम इस पे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। सब पैनलिस्ट का बहुत ही धन्यवाद। आप लोगों ने उत्तराखंड का विकास किस प्रकार से होना चाहिए उसके ऊपर अपने अपने विचार और सुझाव दिए। हम भविष्य में भी इस प्रकार की वार्ता करते रहेंगे क्योंकि बहुत ही वृहद विषय है और आम जनता जब तक सरकार तक अपना संवाद नहीं पहुंचाएगी, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों को भी कहीं ना कहीं से आइडिया है क्योंकि वो भी जनता से ही उठ के गए वहाँ, तो जनता के संदेश उन तक पहुँचना चाहिए कि उत्तराखंड का विकास किस प्रकार से करना चाहिए। उत्तराखंड को एक नेता चाहिए जो लंबे समय तक उत्तराखंड का नेतृत्व कर सके और उत्तराखंड को एक दिशा और मार्गदर्शन दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।